हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर बच्चों हम क्लास 12th की जो सेकंड यूनिट है सॉल्यूशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन जो है वो आपको पता होना चाहिए कौन सा सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं आप सभी को पता है। सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्वेंट के अंदर जब डिसॉल्व हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों आपके पास जो सॉल्यूशन होता है मेनली उसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन आता है वो हमारा क्या आता है, बाइनरी सॉल्यूशन आता है जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब देखो बच्चों, ये जो बाइनरी सॉल्यूशन या जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें फेज जो होगी वो सेम होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म होगा सॉल्यूशन। जैसे कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो कंप्लीटली सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया है, कंप्लीटली हो गया है। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि शुगर को हमने ऐड किया वाटर के अंदर और हमने उसको डिसॉल्व किया, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। अब आप क्या करोगे, एक सिप लेकर देखोगे। ठीक है, फर्स्ट सिप, और जब वो खत्म होने वाला होता है तो लास्ट सिप भी अगर देखोगे तो उनका जो टेस्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब जो सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो वो हो गया है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर है या होमोजीनियस जो सॉल्यूशन है उसी की हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो मैंने अभी कहा कि इसके अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है और या फिर स्मॉल क्वांटिटी आप ये कह सकते हो, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, लार्जर अमाउंट के अंदर होता है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन होती है। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर, कि जो डिसॉल्व किया जाता है वो होता है हमारा सॉल्यूट, और जिसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। जैसे मैंने ये कहा शुगर डिसॉल्व या फिर ऐड, ये भी बोल सकते हैं शुगर डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो इन वाटर यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है कौन, शुगर। तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, एंड वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और ये दोनों मिलके एक शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट। तो इसमें शुगर की क्वांटिटी कम लेते हैं, वाटर की क्वांटिटी हम ज्यादा लेते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में हो, ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में हो। तो इसलिए मैंने सेकंड डेफिनेशन भी बता दी, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें किया जाता है डिसॉल्व वो होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और उस सॉल्यूशन में होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन हम किसकी बात करेंगे, होमोजीनियस की। ठीक है, और ये वाला पोर्शन बच्चों आपने 11th में भी किया हुआ है बहुत अच्छे से। अब देखो अगर इसका कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ा डिटेल में मैं बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बच्चों मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हो विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी हम नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा मैं कराऊंगी, जो ये पोर्शन है आपका स्टार्टिंग का वो। ठीक है, अब देखो बच्चों जो सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, या हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम ये भी देखते हैं, एक एक्वस होता है, एक नॉन एक्वस होता है। तो वो हम वाटर के बेस पे बताते हैं। अगर सॉल्वेंट आप वाटर लेते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्वस सॉल्यूशन। और आप वाटर के अलावा जैसे कि आपके पास एल्कोहल है, ईथर है, पेट्रोल है, डीजल है, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है ना, बट वो वाटर नहीं है। तो उसके अंदर अगर आप कोई पोर्शन डिसॉल्व कर रहे हो, कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
ठीक है, ध्यान रख लेना है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे या सॉल्वेंट जो होगा वो कौन होगा, वाटर होगा। ठीक है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों फेजेस के अकॉर्डिंग, फेज मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेज, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस फॉर्म के अंदर है, उस फेज के बेस पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं और आप सभी को पता है वो टाइप्स कौन कौन से हैं। तो एक बार मैं उसको भी बता देती हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेजेस ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो बच्चों जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। आई थिंक NTSC के जो बच्चे हैं उन्होंने 10th में भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, और 9th में भी ये पोर्शन आता है, अगर 9th में भी आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों क्या होता है, हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इनकी फेज हम देखेंगे। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सॉल्यूशन की फेज है वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। जो सॉल्वेंट की फेज होगी वही क्या होगी, सॉल्यूशन की फेज होगी। ठीक है, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें देखना है। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो सॉल्यूट है सपोज वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, सॉलिड के अंदर ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन की फेज किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की फेज पर। ठीक है, तो आपके पास सॉलिड ही सॉल्यूट है, सॉलिड ही सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन क्या बन गया, सॉलिड ही बन गया। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपने पढ़ा है एलॉयज, पढ़ा हुआ है ना, और जो एलॉयज होते हैं उनमें क्या होता है, टू मेटल मेटल का भी मिक्सचर होता है, मेटल नॉन मेटल का भी मिक्सचर होता है ना। तो मेटल नॉन मेटल ले रहे हो या मेटल मेटल ले रहे हो तो वो किस फॉर्म में है, सॉलिड सॉलिड फॉर्म में ही है। सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो आपके पास सॉल्यूशन भी सॉलिड ही बनेगा। ठीक है, तो एलॉय सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड देखें कि जो सॉल्यूट है वो हमने चेंज कर दिया, सपोज वो है लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, और सॉल्वेंट हमारा है सॉलिड फॉर्म के अंदर, मतलब आपने क्या किया, लिक्विड को सॉलिड के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा। चाहे सॉल्यूट लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्वेंट अगर सॉलिड फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो बच्चों सॉल्ट आप देखते हो ना कैसे, हाइड्रेटेड। ठीक है, हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, तो सॉल्यूट हमारा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड फॉर्म में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉपर सल्फेट है और एक मैंने एग्जांपल दिया कॉपर सल्फेट .5H2O। इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास कॉपर सल्फेट है वो सॉल्ट तो है बट कैसा है, एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके साथ में, लेकिन फिर भी ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है सॉल्वेंट हमारा वो सॉलिड के अंदर है, इसीलिए सॉल्यूशन भी सॉलिड के अंदर होगा। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो, ये होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर सॉल्यूट आपने गैस ली है और सॉल्वेंट लिया है सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो भी हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड ही होगा। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो सॉल्यूट हमने क्या लिए हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर, यानी कि अगर हम गैसेस को मिनरल्स के अंदर मिक्स करते हैं, मिनरल्स दैट मीन्स सॉल्वेंट हमारे जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड ही बनेगा।
क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अगर मैंने कहा गैसेस को हमने मिक्स किया किसमें, मिनरल्स के अंदर, ठीक है। एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको। क्लियर? तो ये हमारा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखो, अगर हमने चेंज कर दिया, सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया है, लिक्विड फॉर्म के अंदर लिया है, ठीक है, और सॉल्यूट हमने लिया सॉलिड फॉर्म के अंदर, दैट मीन्स हमने सॉलिड को किसमें डाला है, लिक्विड के अंदर। गर्मियों में नींबू पानी बनाते हो ना आप क्या करते हो, शुगर को वाटर के अंदर या फिर ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो ताकि आपको थोड़ी राहत मिले गर्मी से, है ना। तो वही है, जब सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। शुगर को पानी में डालो, वाटर में डालोगे तो ये तो नहीं है ना सॉलिड बन जाएगा, नहीं, वो क्या रहेगा, शुगर सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म के अंदर ही रहता है। तो ये ध्यान रख लेना, शुगर इन वाटर, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल्स हैं, ज्यादा टफ है ही नहीं, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डेली लाइफ से लेकर चलोगे। अब आपने सॉलिड की जगह क्या लिया है, लिक्विड ले लिया, ठीक है, और हमने सॉल्वेंट वही रखा, सेम लिक्विड ही रखा, हमने चेंज नहीं किया। मतलब लिक्विड को लिक्विड के अंदर डाला तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, लिक्विड ही बना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें, आपके पास जो अल्कोहल होता है उसमें क्या डालते हैं हम, वाटर डालते हैं, ठीक है। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको पता ही है कि जो ड्रिंक या जो अल्कोहल होता है उसमें वो वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और अल्कोहल भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो जो दोनों को मिक्स करोगे तो उनकी जो फेज रहेगी वो क्या रहेगी, लिक्विड ही रहेगी, दैट मीन सॉल्यूशन बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं अल्कोहल इन वाटर या वाटर इन अल्कोहल, ठीक है। आप कोई भी बोल सकते हो क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है एक की थोड़ी लेनी, एक की ज्यादा लेनी, चाहे वाटर की ज्यादा ले लो अल्कोहल की कम ले लो, या फिर अल्कोहल की ज्यादा ले लो वाटर की कम ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नेक्स्ट जो आती है बच्चों वो आती है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब गैस क्या है, सॉल्यूट की फेज है, गैसियस स्टेज है, और लिक्विड किसकी है, सॉल्वेंट की है। तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा, ठीक है। और गैस को लिक्विड के अंदर डालना, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो है ना, और बोतल का ढक्कन जैसे ही ओपन करते हो एक आवाज निकलती है, वो किसकी निकलती है, एक्चुअल में उस लिक्विड में गैस को फिलअप रखते हैं हाईली प्रेशराइज करके, ठीक है। और अगर वो प्रेशर हटा, दैट मीन्स ढक्कन हटा, तो गैस लिक्विड से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल होती है, बट जब आप प्रेशर ज्यादा रखोगे तब, ठीक है। जैसे ही आपने बोतल का ढक्कन खोला, इसका मतलब प्रेशर हो गया कम, तो गैस जो है वो लिक्विड से क्या हो गई, अलग हो गई, वो बाहर रिलीज हो जाती है एनवायरमेंट में। तो ध्यान रखना, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो ये जो हमारे पास 3 स्टेजेस हमने देखे या टाइप्स देखे, एग्जाम्पल्स भी देखे, ये हमारे पास था लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखो सॉलिड की भी देख लिया, लिक्विड का भी देख लिया, इसका मतलब कौन सा बचे, गैस फॉर्म बची है। तो अगर आप सॉल्यूट, यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो क्या लेते हो, सॉलिड लेते हो, और लिक्विड है वो गैस लेते हो, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस ही बनेगा। सेम एज इट इज, अगर आप लिक्विड के अंदर लिक्विड लेते हो सॉल्यूट और ये लेते हो आप गैस, तो भी ये क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। सेम एज इट इज, अगर आप यहाँ पर गैस लेते हो तो यहाँ भी गैस और यहाँ भी क्या आएगा, गैसेस। इनके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो सॉलिड को हम किस में डाल रहे हैं, गैस के अंदर डाल रहे हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो गैस ही बना। इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि आपको आते हैं, 11th में पढ़ा हुआ है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। लिक्विड गैसेस वाला भी पता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। गैसेस गैसेस वाला पता भी है, एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस है। तो ये था, कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन के हमने ये 9 टाइप्स देखे वो अकॉर्डिंग टू फेज देखे हैं,
और सॉल्यूशन की जो फेज है वो किस पर डिपेंड कर रही है, सॉल्वेंट के फेज पर, ये भी देख लिया। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो आप पूरे चैप्टर में, वो आप 2 कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे। वो कौन कौन सा पढ़ोगे, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट ही आप पढ़ने वाले हो, जिसमें आप इसकी ज्यादा बात करोगे, इसकी थोड़ी कम बात करोगे। तो यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट के बेस पर टॉपिक्स आएंगे, वो भी हम देखेंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आता है कि जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है एक्चुअल में। तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको कराया हुआ है 11th में, वो भी कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जब डिसॉल्व है तो उसी को आप क्या बोलते हो, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन की टर्म है वो 2 टाइप से होती है डिफाइन। कैसे, एक तो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जल्दी से अभी वो देख लेते हैं। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया होता क्या, डेफिनेशन लिख दी है। अब जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके हम बहुत सारे टाइप्स देखने वाले हैं, या फिर हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। तो मेनली जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म्स है वो भी क्या होंगी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होंगी, आप टेम्परेचर को कितना भी इंक्रीज करो डिक्रीज करो, कॉन्सेंट्रेशन की वो टर्म्स ना इंक्रीज होंगी ना डिक्रीज होंगी, मतलब क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी एट द डिफरेंट या वेरियस टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। जिस टर्म में वॉल्यूम आ गया, आपको वॉल्यूम कहीं भी दिख गई सॉल्यूशन की, इसका मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, और जिस कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं भी नहीं दिखा, इसका मतलब वो क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेट करोगे ये चीज, मैं आपको सारी टर्म्स 1 बाय 1 करवाने वाली हूँ। तो आप ये जो इंडेक्स है स्टार्टिंग में बना लेना और उसके बाद आप फिलअप खुद करोगे। ठीक है, मैं वो टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी पहले, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये इंडेक्स फिलअप करना है और फिर मैं जब बताऊंगी तब आपको मैच करना है कि आपने कितने राइट आंसर्स किए हैं। राइट, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट पता चल गया, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पर भी इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो ये इंडेक्स आई होप सभी ने बना लिया होगा, तो हम बाद में करेंगे ये। ठीक है, अब देखो, क्योंकि पहले करवाने से क्या फायदा है, रटने वाली बात हो गई, रटना थोड़ी ना, हमें तो समझना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है, सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है परसेंटेज। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज है वो भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है वेट बाय वेट, सेकंड होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और थर्ड होती है वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वेट वेट वॉल्यूम वॉल्यूम है क्या, तो बच्चों देखो मैंने आपको क्या कहा था, सॉल्यूशन कब बना, जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं वो हमारी रहेगी सॉल्यूट, एंड जो सेकेंड टर्म रहेगी वो सॉल्वेंट के अंदर डालते ही सॉल्यूशन बन ही गया, तो आप इसको सॉल्यूशन भी बना सकते हो, सॉल्वेंट भी मान सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में हम सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब ये है, सिर्फ हमें फॉर्मूला देखना है, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद है उसी से ही तो डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, डेफिनेशन पहले आती है, फॉर्मूला बाद में आता है, लेकिन हम उल्टा चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने रटना नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा पॉइंट है, इसी पॉइंट को ऐसे लिखना है, यही तो डेफिनेशन है इसकी।
ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ पर मास था, अब क्या कर दो, वॉल्यूम वॉल्यूम कर दो। ठीक है, मास की यूनिट आपको पता है, वॉल्यूम की यूनिट आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे। और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि मैंने 11th में कराया था, और वो मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दूंगी, ताकि आप वहां पर जाकर देख सको न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब भी समझ आ गया होगा सबको। मास की जगह क्या लिखना है, सिर्फ वॉल्यूम। अब यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब क्या है, ऊपर तो मास की कंडीशन आएगी, नीचे क्या आएगी, वॉल्यूम वाली। दैट मीन्स यहाँ मास और यहाँ क्या करना है, सिर्फ आपको वॉल्यूम करना है, बाकी का एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से इन तीनों से आपको एक चीज समझ आई होगी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म दिख रही है यहाँ पर, यहाँ भी वॉल्यूम की टर्म दिख रही है। दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, और ये क्या रहेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, फिलअप करते चलना है साथ साथ मेरे। अब देखो, ये तो हो गई परसेंटेज की टर्म। नेक्स्ट जो आता है सेकेंड, वो आती है कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म है, बहुत ही इजी वे है, स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंड हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद की जितनी भी यूनिट है ना बच्चों, आपको जो टर्म्स हैं उनकी सिर्फ यूनिट ध्यान रखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं। उस यूनिट से आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, डेफिनेशन भी लिख सकते हो, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। लीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है। इसका मतलब क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, सॉरी नॉट मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रख लेना है, यहाँ वॉल्यूम लीटर में नहीं है, किसी में भी आपको मिल सकता है, बट यहाँ पर किस में देखना है, लीटर में देखना है। अगर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो भी आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रेंथ। अब जो ये वाली टर्म आई स्ट्रेंथ, इसमें भी क्या आ रही है, वॉल्यूम आ रही है। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम पे तो फर्क पड़ता ही है ना। आपने क्या किया, एक बाउल लिया, उसमें पानी डाला और उसको क्या किया, गर्म किया, टेम्परेचर दिया ना। तो फर्स्टली जो वॉल्यूम है वो आपको इंक्रीज दिखेगी, है ना, बढ़ती हुई कि हाँ बढ़ गई है। लेकिन थोड़ी टाइम बाद वेपर्स जब बनने लग जाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वॉल्यूम पर फर्क पड़ा, दैट मीन्स इस पर भी फर्क पड़ा, तो ये क्या हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, फिलअप करते जाना है आपको वो इंडेक्स। नेक्स्ट टर्म देखो इसकी, नेक्स्ट टर्म बच्चों आती है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, मोल्स पर लीटर। आपको जहां लीटर दिखा इसका मतलब वॉल्यूम, और वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन लीटर, या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वो क्या होगी, मोलरिटी होगी। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं, देखो मोलरिटी जो होता है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसका मतलब मोलरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ऊपर हमेशा सॉल्यूट ही आएगा, लीटर। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर के अंदर। अगर ये सपोज करो लीटर में नहीं आता है, मिलीलीटर में आता है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय m। क्लियर। तो हम यहाँ पर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो आपने सपोज किया कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हमने A मान लिया और सॉल्यूट को हमने B मान लिया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं NB इज इक्वल टू WB एंड MB। आप क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने क्या माना है, NB माना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने VA माना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोलरिटी निकाल सकते हैं, कैसे, WB डिवाइडेड बाय MB, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे ही है, V, सिंपल V भी लिख सकते हो क्योंकि ये सिर्फ सॉल्यूशन की ही वॉल्यूम है, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, मोलरिटी का, ठीक है। हमें ज्यादा दिक्कत ही नहीं हुई, हमने सिर्फ इतना सा याद रखा और इससे हमने इतनी सारी चीजें निकाल दी। ये तो सबको याद रहता ही है, ठीक है। तो बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, ज्यादा टफ क्वेश्चन से नहीं आते। न्यूमेरिकल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके पास में जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे ना, आपको कोई भी दे दो आप फटाक से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो हो गया मोलरिटी की टर्म, वो भी कंप्लीट हो गई है। ध्यान रखना, जहां वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट देखो, फोर्थ बच्चों आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। लीटर फिर से आ गया, ध्यान रख लेना, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या है, देखो हम ऐसे लिखेंगे, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर के अंदर, ठीक है। मिलीलीटर आता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। अब बच्चों ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ये तो हमें पता ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं है, सुना है ना 11th में हमने अच्छे से पढ़ा है, 10th में NTSC में भी पढ़ा होगा आपने। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना है किसका, सॉल्यूट का, ध्यान रखना है, सॉल्यूट का ही निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ, इसमें भी सॉल्यूट ही आएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो बच्चों, इक्विवेलेंट जो मास है वो कैसे निकालोगे, क्योंकि मास तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, गिवन मास मिलेगा सॉल्यूट का, बट इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो हमें नहीं पता। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो आपके पास एलिमेंट हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, आयन हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास कभी भी ये दिए हुए हैं और उनसे हमें पहले ये टर्म निकालनी होगी, इक्विवेलेंट मास, उसके बाद ये यहाँ पुट करना होगा, तब हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा, फिर ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तब हमारे पास नॉर्मेलिटी निकलेगी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी के मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, न्यूमेरिकल एक वीडियो अलग से बना दूंगी, लेकिन जो पहले के हैं वो मैंने कराए हुए 11th में, वहां से आप देखोगे। इक्विवेलेंट मास जो है, सपोज करो आपके पास एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे, लिखेंगे मास ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अब देखो एलिमेंट की बात हो रही है, तो एलिमेंट में हम कभी भी कोई भी रिएक्शन देखते हैं या कुछ भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट, क्लियर। अगर बच्चों यहाँ पर एसिड हुआ
तो आप कैसे निकालोगे? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हम निकालते हैं, एटॉमिक मास या सॉरी एसिड जो रहेगा उसमें एटॉमिक तो मास रहेगा नहीं, वो क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास रहेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? बेसिसिटी। ठीक है, अब ये बेसिसिटी क्या होती है? तो बच्चों एसिड में H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस करने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, उसको आप क्या बोलोगे? बेसिसिटी। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन जब डिस्प्लेस होंगे किसी भी वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, उसी को आप क्या बोलोगे? बेसिसिटी। जैसे मैंने कहा H2SO4 है, ये एक एसिड है, तो जब ये आयोनाइज्ड होता है तो क्या करता है? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो HSO4 नेगेटिव है वापस से क्या करेगा? H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस देखें कितने हुए? 1 एंड 2। इसका मतलब H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी? 2 होगी। तो आप सिर्फ ये देख लो हाइड्रोजन्स कितने हैं, वही H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, वही उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर बेस आता है तो आपको यहाँ पर भी बेस लिखना है और यहाँ लिखना है एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होती है? जैसे यहाँ H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो रहे हैं वैसे ही डिस्प्लेसमेंट किसकी हो रही है? OH नेगेटिव आयन की, तो वो क्या होगी? बेस एसिडिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें OH कितना है? ओनली 1, तो इसका मतलब इसकी जो एसिडिटी होगी वो कितनी है? 1 ही है। तो यहाँ आप 1 पुट कर दोगे और इसका मास तो निकाल ही सकते हो, आपको पता ही है, वो आप पुट करोगे और आंसर निकल जाएगा। ये बेस है तो यहाँ भी बेस लिखना है, यहाँ भी बेस लिखना है और यहाँ पर एसिडिटी लिखनी है, अपोजिट। ठीक है, अगर आयन होता है तो आयन के अंदर जितना चार्ज होगा वो चार्ज नीचे लिख देना। ये सारी चीजें मैंने 11th में कराई हुई है और आपने भी करी हुई है बच्चों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, फॉर्मूला याद अपने आप हो गया होगा, बस इतना पोर्शन ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो ये हो गई है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट देखो 5th बच्चों आती है मोलिलिटी। ध्यान रखना ये मोलिलिटी L है यहाँ पर, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर केजी। लीटर नहीं है, क्या है? केजी। दैट मीन्स ये यूनिट किसकी है? मास की। ग्राम भी होती है, किलोग्राम भी होती है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोलिलिटी है वो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और किसमें है? केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर। और अगर यहाँ पर ग्राम होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आते हैं, हमने इसको B माना है, तो WB डिवाइडेड बाय MB हमें पता है। ठीक है, तो आप निकालोगे मोलिलिटी। कैसे निकालोगे? यहाँ पर लिखोगे WB क्योंकि ये हमने क्या माना? NB माना था, डिवाइडेड बाय, अब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास दैट मीन्स गिवन मास। ठीक है, इसको आप m से मत लिख देना, ये है गिवन मास दैट मीन्स वेट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? WA लिखोगे। ठीक है, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कब करोगे? जब ये मास किसमें हो? ग्राम के अंदर हो, किलोग्राम के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसको भी आप किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर लेना अगर ग्राम में यहाँ है तो। ठीक है, और अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही रहने देना, सेम रखना है, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर केजी था इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बट यहाँ ग्राम लिख दिया इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो किसका आया? मोलिलिटी का। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा, आपको अप्लाई करना है। डायरेक्ट आपको ये दिए हुए नहीं मिलते बच्चों, आपको क्या मिलता है? सॉल्यूट का यहाँ पर
ये वाला मास मिलता है, गिवन मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, तो सॉल्यूट अगर आपके पास शुगर है तो उसका आपको मास निकालना है, वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो अच्छी बात है, वैसे आता नहीं है, आपको खुद को निकालना होता है। तो ये हो गई है मोलेलिटी। अब इसमें देखो, मैंने यहाँ पर मास की बात की, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की बात की, कहीं भी वॉल्यूम आया नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखना है आपको क्या होगा। नेक्स्ट जो बच्चों आता है मोल फ्रैक्शन, वो भी आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। 6th मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, आपके पास जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग निकालोगे, सॉल्वेंट का अलग। क्यों? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। तो सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स कुछ ना कुछ होंगे और सॉल्वेंट के भी होते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन अगर आपको x, सपोज हमने सॉल्यूट का निकालना है x ऑफ, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर of moles in solution, ठीक है। that means number of moles of solute plus number of moles of solvent, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि सॉल्यूट का निकालना है, तो x हमने सॉल्यूट को b माना हुआ है ना, हमेशा b मानते हैं, तो b, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल, दैट मीन्स NB डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। का मतलब क्या है, सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, दैट मीन्स Na प्लस Nb, ठीक है। ऐसे ही आप सॉल्वेंट का निकालोगे तो XA इज इक्वल टू Na और नीचे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो ऊपर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, और अगर आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं, सॉल्वेंट के लेने हैं, ठीक है। तो अब जब टोटल पूरे सॉल्यूशन का निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल, यानी कि जब हम XA प्लस XB करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, यूनिटी ही आता है, एक ही आएगा हमेशा, ठीक है। ये ध्यान रखना है किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे दोनों का प्लस कर दो, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर देखना आप लोग। तो ये मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम की टर्म आई है, नहीं आई, तो इसका मतलब यहाँ ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्लियर। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन की जगह अगर मास फ्रैक्शन आ जाता है तो क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास फ्रैक्शन आ रहा है तो हम यहाँ भी क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे भी क्या लेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, मास फ्रैक्शन आ गया तो भी, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है वो देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट बच्चों आता है ppm। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब ये क्या है हमने तो समझ नहीं आया हमें, तो देखो आपके पास 2 चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट बच्चों बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है, और सॉल्वेंट आपके पास क्या है, लार्जर क्वांटिटी के अंदर है, तो इस केस के अंदर आपको क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की, तो उसी को ही आप क्या बोलोगे, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन जो होता है ppm, उसको हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर जो सॉल्यूट है इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, ये इसीलिए आया क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम है और सॉल्वेंट की बहुत ही ज्यादा है। तो सॉल्यूशन जो है आपके पास बन के आया वो क्या बनेगा, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होता है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, पीपीएम निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो ये हो गया है कंप्लीट। अब बच्चों अगर ये पूछा जाता है नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप होती है, तो आपको ध्यान रख लेना है नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। वो कैसे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसकी जगह एसिडिटी। ठीक है, आई होप सभी को दिख रहा होगा क्लियरली। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। तो ये दोनों में रिलेशन भी होता है, हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो अगर आपके पास मोलरिटी निकालना पूछा हुआ है और नॉर्मेलिटी भी निकालना पूछा हुआ है तो पहले मोलरिटी निकाल लो और फिर क्वेश्चन में ये देख लो कि एसिड दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है और उसके बेस पे एसिडिटी या बेसिसिटी कुछ ना कुछ होगी, वो आप निकाल ही लोगे। मैंने आपको बता दिया। H पॉजिटिव आयन देख लो कितने प्रेजेंट है, वहां से बेसिसिटी निकलती है और OH नेगेटिव आयन से एसिडिटी निकलती है। ठीक है, ये फटाक से आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके पास नॉर्मेलिटी भी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी का आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और उसमें आपकी जो इंडेक्स या जो टेबल थी वो भी कंप्लीट हो गई होगी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या है। ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है उसमें ये वाली टर्म भी आ गई होगी पीपीएम भी, क्योंकि यहाँ भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट कर ली होगी आई होप सभी ने बहुत अच्छे से। तो जो आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है उसमें क्या क्या आया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आई और वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आई, मोलरिटी भी आती है, स्ट्रेंथ भी आती है और नॉर्मेलिटी भी आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, तो उसमें वेट बाय वेट परसेंटेज आता है। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताई थी मोलरिटी बताई थी, एंड थर्ड वन इज द पार्ट्स पर मिलियन एंड फोर्थ वन इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन और जो मैंने आपको मास फ्रैक्शन बोला था वो भी उसी के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप सभी ने अच्छे से कवर की होगी ये टेबल। और ये आज की वीडियो इतनी ही थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ। टेक केयर।